नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। चीन के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की कोशिश वहां चीन में चल रही है। यहां पर हम एक राउंड टेबल के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं हेलो चाइना। क्या कह रहे हैं सभी लोग? जब 1.5 दिन का दौरा हो गया तो कमोवेश 2 दिन पूरे होने वाले हैं चीन पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2 शहरों में क्या क्या हुआ है वो सब हमने देखा है। अब तीसरे शहर का रुख वो करेंगे, शंघाई की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी 2 दिनों में क्या हुआ है, कितना हिंदुस्तान सोच सकता है कि उसने हासिल किया है, उस चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहां पर इस राउंड टेबल में शिरकत कर रहे हैं। इस चर्चा में अंजना कश्यप भी हमारे साथ सीधे चीन से, बीजिंग से जुड़ेंगी। वहां से उनसे हम पूरा हाल भी लेंगे। लेकिन पहले जो कुछ हुआ है वो हम सुना देते हैं, दिखा देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब सबके सामने आए, जब एक यूनिवर्सिटी में पहुंचे, किस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, खासकर जो सीमा विवाद है उसे लेकर सबसे पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। We must try to settle the boundary question quickly. We both recognize that this is history legacy. Resolving it is our shared responsibility to the future. We must move ahead with new purpose and determination. The solution we choose should do more than settle the boundary question. It should do so in a manner that transforms our relationship and not cause new disruptions. We have been remarkably successful in maintaining peace and tranquility along the border. We must continue to do that on the principle of mutual and equal security. Our agreements, protocols and border mechanisms have been helpful. सिर्फ इस पर नहीं, इसका जिक्र नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक समझौते जितने होंगे, अब आगे अगर देखना है, 2 ऐसी ताकतों को समझना होगा कि विवादों को अलग छोड़ना है और आगे बढ़ना है। वीजा को लेकर भी उन्होंने अपनी तरफ से ये घोषणा की कि आसान किए जाएंगे सभी जो प्रक्रिया है पूरी। ई वीजा का जिक्र उन्होंने किया, ये भी सुन लीजिए। A shadow of uncertainty always hangs over the sensitive areas of border region. It is because neither side knows where the line of actual control is in this area. That is why I have proposed resume the process of clarifying it. We can do this without prejudice to our position on the boundary question. We should think of creative solution to issues that have become irritants, from visa policies to trans-border rivers. हमारे साथ संबित पात्रा जी मौजूद हैं, हमारे साथ जयदेव रानाडे जी हैं जो कि पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी रॉ और चाइना के मामले में एक्सपर्ट हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस का रुख वो रखेंगे। हमारे साथ सिन्हा साहब भी हैं, राकेश सिन्हा साहब जो कि आरएसएस के विचारक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, राजीव डोगरा जी पूर्व राजनयिक। अब मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में चूंकि कूटनीति से अलग राजनीति एक फ्रंट सीट ले लेती है, इसलिए मैं पहले दोनों राजनेताओं से जो यहाँ पर मौजूद हैं, संबित जी आप तो तारीफ ही करेंगे जो कुछ हुआ है, लेकिन कितना नया हुआ है? मैं तारीफ ही करूंगा इसकी, क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि ये तारीफ के लायक है। जो पूरे पर्सपेक्टिव को स्टडी करने के बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई ना करते हुए साधारण हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखिए, 1 अप्रैल 1950 में इंडिया और चाइना ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया, डिप्लोमेटिक टाइज शुरू हुई। 54 में पंडित नेहरू गए, एक बहुत बड़ा वो शुरुआत था जब पंडित नेहरू गए। पंडित नेहरू के जाने के बाद 62 में वॉर हुआ, 62 के बाद ठंडे बस्ते में रिलेशंस गए। 88 में थ्रोइंग ऑफ द आइस, एक तरह से आइस ब्रेक करने की कोशिश राजीव गांधी ने की, राजीव गांधी गए। उसके बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का जाना, जब न्यूक्लियर सैंक्शन लगा था और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स कि अब बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किया जाए। फिर मनमोहन सिंह का 2008 में। आज अंजना जब सुबह बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का प्रीमियर आए हैं यहाँ, चाइना प्राइम मिनिस्टर आए हैं और तमाम अखबार पाट दिए गए हैं हेडलाइन से, मोदी जी के फोटो से। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं इस पूरे प्रक्रिया को कि नेहरू के बाद द सेकेंड लीडर हु विजिट्स चाइना। बीच में कहीं ना कहीं एक गैप रहा। वाजपेयी जी के समय एक शुरुआत हुई
और बाकी समय कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि ये अराइवल ऑफ लीडरशिप नहीं हुआ। मीडिया का साइज इतना बढ़ गया है जिस वजह से ये सब हुआ होगा। जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आपने किया, सबको याद आता है जब गए थे तो सड़कों किनारे लोग खड़े हो गए थे देखने के लिए कि हाथ हिलाने के लिए कि भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रश्न में ही उत्तर है। जवाहरलाल नेहरू के समय इतने लोग थे, उस समय मीडिया कम होने के बावजूद कवरेज थी। उसके बाद हुआ है। और 2 साल पहले 2008 मनमोहन सिंह जी के समय मीडिया की साइज इससे कम तो नहीं होगी, इतनी ही होगी अमूमन। तो सिर्फ आप फ्रेंजी के लिहाज से आप नहीं, देखिए ये जो बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिक्स, मैं कहूं तो डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स इज एज इंपॉर्टेंट एज सब्सटेंटिव डिस्कशंस, बिकॉज ऑप्टिक्स भी जो देशों के बीच मिसट्रस्ट है वो ऑप्टिक्स खत्म करेगा। और हम दोनों के देशों के बीच एक मिसट्रस्ट बना हुआ था बहुत लंबे समय से। अगर भव्य स्वागत मोदी जी का होता है, जैसे मोदी जी ने कहा, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये 125 करोड़ इंडियन का स्वागत है, भारतीयों का स्वागत है। सत्यव्रत जी, देखिए, हमारे और चीन के बीच जो संबंध 1962 के युद्ध के बाद शुरू हुए, उसमें कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड रहा है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में चीन और भारत 2 ऐसे देश हैं जिनको नज़रअंदाज करके विश्व में शांति और विश्व के संबंध, आपसी संबंधों, चाहे वो आर्थिक संबंध हो या राजनीतिक, उनकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारे बीच में सीमा विवाद सबसे बड़ा रोड़ा है, अन्यथा चीन के और हमारे पारंपरिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सवाल यही है कि चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हों या अटल बिहारी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या मोदी जी हों, हमारे दोनों देशों के बीच में परस्पर हितों के जो टकराव हैं, उन टकरावों का समाधान खोजने की और स्वीकार्य समाधान खोजने की हमें कोशिश करनी है। ये प्रयास पिछले प्रधानमंत्री करते रहे, लेकिन एक बड़े वरिष्ठ पूर्व राजनयिक जिनका नाम मुझे याद आता है, TN कॉल, उनका कहना था, अनुभवी थे वो, उनका कहना था कि चीन के साथ जब भी आप बातचीत करने जाएं तो अपने गांठ में चने बांध के जाएं। इसका मतलब है कि चीन के साथ संबंधों की चर्चा या आपसी रिश्तों का कोई समाधान बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बड़े आराम से और बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। हमारे बीच अभी जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के लिए इतने वर्षों में हम बहुत छोटी सी यात्रा कर पाए हैं और मुझे लगता है अभी भी हमें बहुत वर्ष लगने वाले हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। अलबत्ते ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री हमारे देश का है, और जब प्रधानमंत्री, चाहे वो मोदी हो या मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री जब जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ जाए और उसका स्वागत हो, इसमें हम सबके लिए गौरव व प्रसन्नता की बात है। स्वागत अपने स्थान पर है, पर जो सब्सटेंटिव बातचीत दोनों नेताओं के बीच में होनी है या दोनों प्रतिष्ठानों के बीच में होनी है, उस बातचीत के अंततः निष्कर्ष क्या निकलते हैं, हमारा सारा ध्यान इस बात पर जाएगा। जी वाकई कुछ हमने छूट दी है, जैसे अभी मुझे एक बात का जिक्र ज़रूर करना है। हमने वीज़ा के मामले में चीन से आने वाले लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ सहूलियतों की घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा होता कि चीन भी इस बात की कोशिश करता कि जो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के वीज़ा के मामले में जो उसका रवैया रहा है, उस रवैये को वो भी बदलता, तो मैं समझता हूं कि ये एक बराबरी की घोषणा समझ में आती। लेकिन ऐसा न होने से लोगों के मन में थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी फांस, ये पद को लेकर एक स्टैंड आता है तो सिक्किम को लेकर दूसरा स्टैंड आता है। इस सब के बीच राकेश सिन्हा जी, बदला क्या है भारत के स्टैंड में? जब राजीव गांधी वहां पर गए थे, उससे पहले भी 8 दौर की बातचीत हो चुकी थी बाउंड्री को सुलझाने के लिए, लेकिन कुछ सुलझा नहीं था। आज भी हमको लगता है कि अब इतने छोटे कदम से चीन के साथ रिश्ते बढ़ रहे हैं, कुछ बदला नहीं। देखिए, एक बात तो जो सत्यव्रत जी ने कहा, वो देश के इंटरेस्ट में यह है कि चीन के साथ कोई भी बात हो तो सतर्कता हो। संभावनाएं हैं, लेकिन सतर्कता के साथ संभावनाओं को देखें। और नरेंद्र मोदी जी ने उन दोनों चीज़ों का ख्याल रखा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ
जहां सांस्कृतिक तौर पे और व्यापारिक तौर पर उन्हें समझौते करने में एक खुले हृदय का दिखाया, वहीं विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने चीन की धरती पर, चीन के नेताओं के बीच, चीन के जनता के बीच जो एक कठोर संदेश देना होता है, एक भारत का प्रधानमंत्री वहाँ बोल रहा था और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने पोजीशन को रिकंसिडर करो और इस सीमा के विवाद को सुलझाओ। और इन्होंने 2 कारणों से कहा। इसमें उन्होंने कहा नैरो इंटरेस्ट मत देखिए, भारत का इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, वैश्विक परिदृश्य में चीन और भारत की भूमिका क्या हो सकती है एशिया के जायंट्स के रूप में, या हम दूसरों के द्वारा, पश्चिम के द्वारा संचालित होंगे या दोनों एक समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चीन के, मैं एक अंतिम बात कह दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब वहाँ के छात्रों को कहा तो वहाँ पर जो एक मिसगिविंग है भारत के बारे में, वार फोबिया, भारत के बारे में भी बहुत मिसगिविंग है। मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने वहाँ की जनता से ज़्यादा अपील की है रादर देन दी कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ के लीडरशिप से। संभवतः एक मानसिक दबाव बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि से मैं मानता हूँ। चलिए हम अंजना से ही पूछ लेते हैं। अंजना, जो ये कोशिश राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि वहाँ पर ये की गई है कि वहाँ के लोगों को अपील किया जाए बनिस्बत इसके कि वहाँ की सरकार को अपील किया जाए, क्या लोगों को अपील कर पाए हैं मोदी? लोगों को भी अगर अपील कर रहे हैं सीधे, तो एक जरिया शी जिनपिंग भी उसके बने हैं। श्वेता, समझना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि बहुत कुछ नहीं बदला है, आपने नया क्या किया है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कूटनीति के नए नए अध्याय वो जोड़ रहे हैं। हमेशा से अगर यहाँ पर चीन में जो विश्लेषक हैं उनसे बातचीत कीजिए तो उन्हें नेहरू याद आते हैं, उसके बाद सीधे वो राजीव गांधी पर पहुँचते हैं और उसके बाद वाजपेयी साहब का जिक्र होता है और अब नरेंद्र मोदी का। तो बीच में ये जो पिछले 10 बरस रहे हैं उसको तो वो पूरी तरह से भुला देते हैं। सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या, और कूटनीति के इस नए अध्याय से क्या वाकई कुछ होता हुआ दिखेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन शक की दीवार को ढाने के लिए अगर शी जिनपिंग पहली बार, और जैसा कि सिर्फ चीन की ही मीडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट किया गया है कि यहाँ के प्रीमियर पहली बार बीजिंग से निकलकर शियान में गए हैं। कोई भी अपने घर पर होता है और घर के माहौल में होता है तो ज़रा उसका हाव भाव अंदाज बदल जाता है। अपने गृह राज्य में जाकर शी जिनपिंग ने अगर हाथ बढ़ाया है, ऐतिहासिक धरोहर को लोगों के बीच जाकर जो एक पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, उसमें टारगेट यही है कि चीन के बारे में, जब मैं 3-4 दिन पहले आई थी तो सड़कों पर अलग अलग जगहों पर गई, कोई ऑफिस से निकल रहा था, मैंने माइक लगाया, पूछा आप इंडिया को जानते हैं? 80% ने कहा हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? बहुत सारे लोग मिले, उनमें से कुछ ही लोग थे 3-4 जो कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम जानते हैं। लेकिन शायद इन 3 दिनों के बाद, अभी तो 2 दिन बीते हैं, कल का भी दिन है, जिस तरह से मीडिया कवरेज है, जिस तरह से टेराकोटा वॉरियर्स के साथ इतिहास के को बिसात बनाकर तमाम कोशिशें हो रही हैं। आज छात्रों से जो उन्होंने चाइनीज़ में बात की वो हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, बल्कि वहाँ पर जब स्टूडेंट से मैंने बात की उन्होंने कहा बड़े ही इज़ वेरी डैशिंग एंड वेरी काइंड एंड वेरी चार्मिंग, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर ये कूटनीति का ये पन्ना काम आ जाता है तो कम से कम पीपल टू पीपल, जो 62 के बाद एक सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों देशों में था, वो एक तरह से सहम गया था, रुक गया था, थम गया था, उसमें लगता है कि एक नई जान ये पूरी कवायद फूंक सकती है। श्वेता जी, दरअसल जब हम याद करते हैं राजीव गांधी के उस दौरे को, तो उस दौरान की भी तस्वीरें आप देखिए, वहाँ पर राजीव गांधी टेराकोटा वॉरियर्स के बीच आपको दिखेंगे, उस टेम्पल ऑफ हेवन में आपको दिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें चीन की तरफ से सांकेतिक राजनीति का हिस्सा, कूटनीति का हिस्सा बनती रहता है। राणा जी, जिस तरह से जो पूरा विवाद का हमारा मसला है, जो सालों से, दशकों से चला आ रहा है, अरुणाचल, अक्साई चीन, आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सारी चीज़ें हैं वहीं की वहीं, बातचीत बहुत हो जाती है। यहाँ पर आप कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं जिसे देखकर हमें लगे कि हाँ चीज़ें बदल रही हैं? 2 चीज़ सामने आते हैं। एक कि शी जिनपिंग से मिलने के पहले, मतलब मैं पिछले सितंबर का बात कर रहा हूँ, और इस टाइम जो 8 महीने की गैप रही है या 7 महीने की गैप रही है, उस बीच मोदी जी ने जो किया है, उन्होंने दूसरे देशों के साथ हमारे जो टाइज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया है। स्ट्रेंथन मैं इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मिलिट्री कंटेंट भी है और फाइनेंशियल कंटेंट भी है। तो उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। एक तरीके से बीजिंग को ये इशारा दिया है कि हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऑप्शंस हैं जो हम अभी देख रहे हैं। दूसरी बात, बीजिंग को बहुत ही इस मामले में बहुत
एप्रीहेंशन है कि अमेरिका जो है उसको आइसोलेट करना चाहती है और अमेरिका जो है दूसरे देशों को, खास तौर पे इंडिया को भी उस पार्टनरशिप में लाना चाहती है। तो इंडिया और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं, बीजिंग ने नोट किया है और वो ये चाहती है कि ज़्यादा संबंध मतलब और मजबूत ना हो। तो एक कारण जो है, जो हम देख रहे हैं, इतना वार्म वेलकम जो मिला है मोदी जी को, एक तो ये है कि वो ये रिकग्नाइज करते हैं चीन कि इंडिया जो अब बात कर रही है चीन के साथ, थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होके फिर कर रही है। और तीसरी बात ये है कि पिछले टाइम भी और इस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुलेआम पॉइंट्स रेज किए जो हमारे रिलेशनशिप में रुकावट है। इनफैक्ट मेजर ऑब्स्टिकल्स मैं कहूँगा, बॉर्डर का, कश्मीर का, अरुणाचल का, वीज़ा का, एट्सेट्रा। चीन ने भी अपना पोजीशन बहुत ही क्लियर कर दिया और पहले बारी मैंने देखा है इतने सारे आर्टिकल्स आते हुए चीन के ऑफिशियल मीडिया में जो अपना बॉर्डर का पोजीशन क्लियर कर रहा था। बट मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी ने उनको फ्लैग किया है ये पॉइंट्स को, और जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है बात को, वो भी ये क्लियर कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व होने तक हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे लिमिट्स रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इस नज़र से देखना चाहिए इस विजिट को, स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप हो रहा है। चीन भी इस बात को समझता है कि ये जो सदी चल रही है उसमें आप टकराव से नहीं बल्कि सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे पैंतरे हैं जो बदल रहे हैं चीन के। चीन से प्रधानमंत्री मोदी क्या लेकर आ रहे हैं, कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी अर्थव्यवस्था में मजबूती। जनरल कादियान, जो एक हॉटलाइन की बात हो रही है कि जो मिलिट्री हेड्स हैं उनके बीच में एक हॉटलाइन रहेगी, इस तरह की चीज़ सुलझाने की दिशा में बढ़ सकता है आगे कदम? क्योंकि 93 में भी हमें याद है कि नरसिम्हा राव गए थे तो भी कुछ आश्वासन लेकर आए थे सैन्य के हिसाब से, उसके बाद भी आगे होता गया था। अटल बिहारी वाजपेयी गए, उन्होंने भी खुद कहा कि बॉर्डर के लिए अलग से एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए, हुआ कुछ नहीं था। हॉटलाइन पर बात करने से पहले मुझे इजाज़त दें तो मैं भी एक दो बातें बोलूँगा। पिछले एक साल में मोदी जी सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉरेन पॉलिसी में रहे। अब वो कितनी कामयाबी वो तो समय बताएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में रोज़ाना कामयाबी नहीं आ सकती। जहाँ तक मैं समझता हूँ चीन बॉर्डर समस्या को सुलझाने में राज़ी नहीं हो, ये उसके इंटरेस्ट में नहीं। वो उसका भारत के ऊपर प्रेशर पॉइंट है, भारत को वो राइवल देखता है इस रीजन में। जिस दिन ये प्रेशर हट गया तो अगर वो करेगा भी तो वो जब करेगा जब तिब्बत की समस्या सॉल्व हो जाएगी, जब हम दलाई लामा को वापस भेजेंगे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद करेंगे, वो चाहता है, वो शायद हम करेंगे नहीं। तो ये मुद्दा चीन चलाता रहेगा, हम कुछ भी कहें। मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जब भी वो किसी लीडर से मिलते हैं तो वो एक वार्म उनका पर्सनल इक्वेशन हो जाती है। चाहे वो ओबामा जी हों, वो बारक के नाम से बोलते थे उनको, चाहे वो जापान के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जिनपिंग हो, लेकिन वो तो एटमॉस्फेरिक्स। उन दिनों अगर हम 55 पे ले जाएं, जब चुन लाई यहाँ आए थे, जो वार्म तो उनके प्रति दिखाई गई थी, मीडिया नहीं था उन दिनों, शायद इससे भी ज़्यादा था, उसका कोई महत्व नहीं। चीन अपने देश के हित में काम करेगा। दूसरा पॉइंट आया था कि मोदी जी ने अब स्टूडेंट्स को ये बात बोली है, हम उससे प्रभावित हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, यहाँ स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनते हैं। चीन में लोगों की आवाज़ का कोई महत्व नहीं। वो एक आदमी जो सरकार चलाते हैं वही पार्टी को चलाते हैं, जो वो बोलेंगे वही होगा। तो ये प्रभावित होने की बात है। अभी आपने हॉटलाइन की बात की, हमारा चीन के साथ बॉर्डर पर विवाद जरूर है, थोड़ा सा तनाव रहता है, लेकिन वायलेंस नहीं हुई। 1967 में नाथुला पर वायलेंस हुई थी, उसके बाद पिछले 48 साल से कोई वायलेंस नहीं हुई। हॉटलाइन तो एक तरीका है कि अगर कोई आगे से कन्फ्रंटेशन होती है, आई बाउट तो उसको जल्दी से उसका हल निकाला जाए। हॉटलाइन तो पाकिस्तान के साथ भी, लेकिन समस्या नहीं सुलझी। तो ये तो एक स्पीड, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करने की बात है कि भाई अगर कोई आगे से मुठभेड़ होती है तो डीजीएमओ दोनों देश के जल्दी से आपस में बात कर सकते हैं और समस्या को जल्दी से सुलझा सकते हैं। लेकिन समस्या हमारे उनके साथ ऐसी नहीं है कि जहाँ कोई वायलेंस का खतरा हो या फायरिंग होती हो। एक गोली फायर नहीं हुए वहाँ पर 48 साल से, और ना होने का कोई आशंका है। तो हॉटलाइन तो कोई खास महत्व नहीं रखती। चलिए, संबित कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले राजीव डोगरा जी। सैटेलाइट फोन के ज़माने में अब हॉटलाइन हो या ना हो, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो गिमिक्स है।
एम्बेसडर डोगरा, अगर हम इस नज़रिए से इसे देखें कि यथास्थिति रहे और उसमें से दोनों देशों का अपना अपना फायदा निकले, ये मुमकिन है? जो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं ये उसी के लिए मिल रहे हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मोदी जी ने खुलेआम यूनिवर्सिटी में जो कहा वो एक बात है, वो भी अच्छा कहा। दूसरा, अपनी स्टेटमेंट्स में, फॉर्मल स्टेटमेंट्स में उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में और बॉर्डर सेटलमेंट के बारे में अप फ्रंट ऑन द टेबल और कॉन्फिडेंटली जो बात कही, ये मेरा ख्याल पहले हम लोगों ने नहीं कही। इशू जरूर रेज हुआ पर विद इन द कन्फाइंस ऑफ द रूम। पब्लिकली ये कहना प्रधानमंत्री का, वो भी चीन में जाके, कि भाई ये एक चीज़ है जो काफ़ी देर से हमारे रिश्तों को उलझा रही है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है जी। मेरा ख्याल ये अच्छा संदेश था, ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये अच्छा संदेश गया है कि कॉन्फिडेंट लीडरशिप इंडिया की वहाँ जाके बात कर रही है चीन के साथ। दूसरा ये कि इसमें प्रैक्टिकल क्या होगा। प्रैक्टिकल ये है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि चीन ने अगर उसके पश्चिमी छोर की तरफ देखा जाए तो हर बॉर्डर को, चाहे वो रशिया के साथ हो या कजाकिस्तान या दूसरे स्थान के साथ हो, हर बॉर्डर को सॉल्व किया है। चाहे उसके फ़ायदे में हुआ है, मोस्टली उसके फ़ायदे में हुआ है, पर सॉल्व किया है। तो अगर चीन की विल है तो ये मामला जल्दी सॉल्व हो सकता है। और जैसे जनरल साहब ने कहा, चीन की विल इस टाइम पे लग नहीं रही। हाँ। दूसरा ये है कि चीन जो चाहता है और जो दिखाता है उसमें बहुत फ़र्क है। जैसे पंडित नेहरू को पता चला था एट हिज कॉस्ट। अगर आप पिछले साल की प्रेसिडेंट शी की विज़िट के बाद का समय देखें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क पड़ा है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। पहले शायद $30 बिलियन के करीब था, अब $48 बिलियन। उस मुद्दे को भी उठाया गया है, ट्रेड डेफिसिट और ट्रस्ट डेफिसिट, इन दोनों के बीच ये रिश्ता झूल रहा है। साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं शफकत सईद, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। शफकत सईद साहब, ये बताइए कि जिक्र जब चाइना में इस बात का हुआ कि दोनों देश आतंक को झेल रहे हैं और वो एक जगह से उसका सोर्स है, चीन को इस पर आपत्ति नहीं हुई चाइना को। इस बात से आपको लग रहा है कहीं पाकिस्तान और चाइना का इक्वेशन कैसा नजर आ रहा है इस दफा हिंदुस्तान और चीन के मुकाबले? देखें, बाराक ओबामा साहब जब इंडिया आए थे तो उस पर आप लोगों ने बहुत मतलब यू थॉट कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लीप किया, बहुत बड़ा जंप ले लिया है, हमने कई सालों का सफ़र तय कर लिया है। और अभी जब बात आ गई चीन में, और चीन में आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा उसके ऊपर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ चीन की इक्वेशन डिस्टर्ब हो रही होगी, तो मेरे ख्याल में आपको जितनी समझ मुझे है उससे ज़्यादा गहराई में और पेचीदगी में आपको समझ होगी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की। जी, और एक तो जी इस पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि देखिए, चीन में इस्लामिक रेडिकलिज्म का खतरा पैदा हो रहा है और जिसको चीन वास्तव में ग्राउंड रियलिटी में स्वीकार कर रहा है। और इस्लामिक रिवाइवलिज्म, रेडिकलिज्म एक साथ है, रिवाइवलिज्म बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चीन को महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती है वो एंसिलरी इंडस्ट्री के रूप में कहीं आतंकवाद न पैदा हो जाए। तो एंसिलरी इंडस्ट्री को रोकने के लिए वह पाकिस्तान के साथ रिकन्सिडर करने की स्थिति में आ रहा है। इसलिए भारत के साथ जब आतंकवाद के मुद्दे पर वो बात करने को तैयार है तो भारत किस प्रकार से कंटेन कर रहा है टेररिज्म को भारत में, ये चीन के लिए एक बड़ा लेसन होगा। और मुझे लगता है कि चीन ने पाकिस्तान को एक संदेश दिया है कि आप अपनी सीमाओं में रहो, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी दोस्ती होगी, किसी भी प्रकार का रिश्ता होगा तो आतंकवाद का निर्यात तो वहाँ से होना ही है। लेकिन पीओके का जिक्र नहीं। देखिए, मुझे इस मामले में बिल्कुल गलतफहमी नहीं है, मैं इनसे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। चीन और पाकिस्तान के संबंध जो रियल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रियल पॉलिटिक्स है, वो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उनका। और भारत के संदर्भ में दोनों के बीच में जो संबंध बने हुए हैं वो इन बातों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं, वो उनके यथावत संबंध रहेंगे। ये खामोशी अख्तियार कर ली किसी बात को लेकर के, ये कोई इस बात का संकेत नहीं होता है कि वो आपसे सहमति है उनकी। आपने बहुत सारी बातें कही हैं वहाँ, अपने
जो बॉर्डर के इश्यूज़ को लेकर के कहीं हैं, आपने वीज़ा के इश्यूज़ को लेके कहीं हैं, उस पर भी वो खामोश रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि उन्होंने ये मान लिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसलिए एक मैं बात खत्म कर दूं। इसलिए चीन और पाकिस्तान के संबंधों को आप वास्तविकता पर देखिए, और एशिया के संदर्भ में, दक्षिण एशिया के संदर्भ में वो संबंध इन बातों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। वहाँ रेडिकलिज्म इस्लामिक बढ़ रहा है कि चीन सक्षम है अपने यहाँ पर अपना रेडिकलिज्म को कंट्रोल करने। चीन के अंदर जो रेडिकलिज्म आ रहा है उससे चीन आतंकित है। चीन को डर लग रहा है कि उसके अस्तित्व पर कहीं खतरा न पैदा हो। ये साथ ही हम बता दें कि शंघाई की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, बिजनेस कैपिटल आप समझ लीजिए शंघाई को, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी अगर पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अपने दौरे, चीन दौरे के आखिरी पड़ाव पर, तो वहां पर जो सौदे समझौते, जो हस्ताक्षर दस्तखत होने वाले हैं वो बेहद अहम हो जाते हैं। संबित, देखिए आज जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसका 3रा नंबर पैराग्राफ आप पढ़िए। जो पैराग्राफ है उसमें ये बोला गया है कि इंडिया एंड चाइना आर 2 मेजर इकोनॉमिक पोल्स नॉट ओनली इन एशिया बट ग्लोबली। विश्व के 2 बहुत महत्वपूर्ण पोल है, हम दोनों को एक तरह से देखा गया है। मगर और जो कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, ग्वादर से लेके सिंजियान तक, उस कॉरिडोर के विषय में आप देखिए, उसमें मेन विषय यह है कि कहीं ना कहीं रेंट अ कंट्री का जो फिलॉसफी, कि कंट्री को रेंट में लेके जिस प्रकार अपना मनसा चलाने की इच्छा है चाइना को, इक्वल फुटिंग में बिल्कुल पाकिस्तान को चाइना रख नहीं रहा है। वो एक रेंटल देश के रूप में देख रहा है, हम इक्वल फुटिंग में एक मेजर पोल के रूप में खड़े हैं। जी, पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है उसमें चीन का जो निवेश है, चीन का जो इंटरेस्ट है, उसे लेकर भी चर्चा हुई रानडे जी, लेकिन चीन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है वहां पर। ना मिलेगा। हाँ। इनफैक्ट ये याद रखना चाहिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी शियान पहुंचे, उसी दिन शिन्वा जो है, जो चीन का ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, उसने नवाज शरीफ का एक आर्टिकल छापा, ट्राइंग टू शो कि पाकिस्तान और चीन कितने करीब हैं वगैरह, और थोड़ा सा मतलब इरिटेट टू इंडिया। तो ये तो खैर कमिटमेंट दिखाई दे रही है कितनी क्लोज है उनकी रिलेशनशिप। और जो शी जिनपिंग गए थे पाकिस्तान मोदी के वहाँ जाने के पहले, 2-3 महीने पहले, मेरे ख्याल से उसी में बहुत इशारा था, बहुत ही क्लियर इंडिकेटर था कि चाइनीज़ कमिटमेंट जो है पाकिस्तान के साथ बहुत ही चाइना जो है पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान को टेंटर हुक्स पर रखने की कोशिश, ये खत्म नहीं होने वाली है उसकी, चाहे आप कितने भी समझौते कर लें। पर चाइना को ये भी याद रखना चाहिए, पाकिस्तान जरूर रेंटियर स्टेट है जैसे आप बोल रहे थे, पर पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरेबिया को जब उसकी मुसीबत की घड़ी थी धोखा दिया। चाइना को धोखा दे पाए या ना दे पाए वो अलग चीज़ है, पर वो आपस में उनकी बात है। पर हमारे लिए चिंता का ये प्रश्न है कि जो ग्वादर में हो रहा है, हम अभी तक ये सोचते थे कि हम चाइना के लिए जो सप्लाईज हैं वो हमारे ज़रिए जाती हैं, हमारे समुद्र के तरफ से जाती हैं, पर अब जो पिक्चर है वो उल्टी हो गई है। ग्वादर पे चीन और पाकिस्तान की जो नेवीज़ हैं, सबमरीन्स और ये सब मिला के वो कंट्रोल करेंगी एक्सेस टू इंडिया। तो अगर कोई खतरे की घंटी बजी कभी, लेट्स होप कभी ना हो, तो जो ऑयल हमारे यहाँ आ रहा है वो सारा चीन जो है वो देखेगा कि आज 70 रुपये होगी या 700 रुपये कीमत होगी। आज की दुनिया की तस्वीर जिस तरीके से बदल रही है उसमें यह समझ में आता है कि जो आगे का रास्ता है वो आर्थिक तौर पर एक दूसरे से साझेदारी, सहयोग के रास्ते से बढ़ता है। ऐसे में जनरल कादियान, जब पाकिस्तान के नज़रिए से हम देख रहे हैं चीन का पारंपरिक दोस्त रहा है, किस तरह की दोस्ती रही है, उससे किस तरह की परेशानियां खड़ी हुई हैं ये भी सबके सामने है, किस तरह का छल है, धोखा है, सब कुछ है। क्या चीन भविष्य को देखते हुए उस रिश्ते के छल कपट को कुछ कम करेगा? देखिए, अगर आज के दिन चीन का पाकिस्तान में दिलचस्पी है, इसकी 2 वजह हैं। एक तो स्ट्रेटजिक है, पाकिस्तान अभी तक अमेरिका के ग्रस्त में था, अब धीरे धीरे अमेरिका ने छोड़ा तो नहीं, लेकिन वो पकड़ उतनी नहीं है जितनी पहले, तो एक वैक्यूम वो देखते हैं। दूसरा, वहाँ आने से वो भारत में घेरा डाल रहे हैं जो वो चाहते हैं। अब श्रीलंका में उनकी पकड़ थोड़ी कम हुई है गवर्नमेंट बदलने के बाद, तो उनको फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा इकोनॉमिक, राजीव जी ने बताया इसके बारे में। एक तो हमको नुकसान है वो इन्होंने बताया, जो चीन को फ़ायदा है वो बहुत बड़ा है। अभी वो 16,000 किलोमीटर के रास्ते से अपनी ऑयल सप्लाई लेके जाते हैं, जिसमें साउथ चाइना सी के थ्रू जाना पड़ता है। वो आज के दिन विवादपूर्वक है। अमेरिकन भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उनकी नेवल प्रेजेंस वहाँ है, उनकी एयरफोर्स प्रेजेंस वहाँ है। तो
तो अगर ग्वादर के ये लैंड रूट से आएगा तो वो रास्ता भी कम हो जाएगा और सेफ्टी भी ज़्यादा होगी। एक और फैक्टर है, पता नहीं चाइना पाकिस्तान, हमको भी सोचना चाहिए। हम सिर्फ JNK और POK की बात करते हैं, एक नॉर्दर्न एरिया भी है जी, जो ये स्कार्डू और हुंजा एरिया जहाँ से काराकोरम हाईवे गया है, वो शिया डोमिनेटेड है जी, वो पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान आज के दिन उसको कॉलोनाइज कर रहा है जी, सुन्नीज को वहाँ पर सेटल कर रहा है। जितने भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कईयों को लैंड दे रहा है वहाँ पर ताकि सेटल हो जाए, वो अपनी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, बदल रहा है। क्योंकि और वो जम्मू हाईवे भी कश्मीर में ऐसा अनसेफ होता है है जब तो तक शिया डोमिनेशन। उस पर सवाल उठता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।